हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज का हम लोग क्लास होगा थ्योरी फलनों का संयोजन। तो चलिए देखते हैं। आज का हम लोग का थ्योरी बढ़ेंगे आगे की ओर, फलनों का संयोजन। देखिए ना, इसे एक और भी नाम दिया जाता है, एक और भी नाम से जाना जाता है, जैसे फलनों का फलन, फलनों का फलन या फलनों का संयोजन। अब चलिए इसका इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ओके, देखिए इसके नाम में ही इसका काम है, ध्यान देना होगा। फलनों का संयोजन अर्थात एक से अधिक फलन होंगे, उन्हें संयोजित करना होगा। एक से अधिक फलन होंगे और उन्हें संयोजित करना होगा, तो वही होगा हमारा फलनों का संयोजन। तो चलिए करते हैं, संयोजित करते हैं। कैसे होगा तो देखिए, मान लीजिए माना कि दो फलन एक सच दैट a टेंड्स टू b तथा g सच दैट b टेंड्स टू c है, जहां a तथा b अरिक्त समुच्चय a b c, ध्यान दीजिएगा, तीनों a b तथा c अरिक्त समुच्चय है, तब तो परिभाषित होगा ना। तो ध्यान दीजिएगा, फलन कहां से कहां परिभाषित है बाबू, बहुत बारीक से समझना है। फलन एक जो है ए से बी में है और जी जो है बी से सी में है। तो एक काम कीजिए, जरा हम इसको थोड़ा देखें और डिटेल्स में। ये देखिए, हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखें, जैसे मान लीजिए कि x है, x एक अवयव है। जरा एक काम करते हैं, a such that a tends to b, क्लियर ना। और मान लीजिए कि x belongs to a, यहीं पर हम लिखें, शुरू में ही लिखें, साथ में हम ये भी मान लें, माना कि x belongs to a, y belongs to b तथा z belongs to c। मान लिए। अब ये काम कीजिए, आपको पता है a such that a tends to b, अर्थात a से b में, a से b में, समझते हैं। मान लीजिए ये है और ये b है, एक फलन है, इसमें x अवयव है, इसमें y अवयव है। तो फलन x से y में परिभाषित एक फलन है। ये कब संभव होगा, यदि f(x) का मान y हो, अर्थात f(x) बराबर में y, क्लियर। और फिर बाबू g such that b tends to c। अब एक अन्य फलन फिर आ गया हमारे पास, b c। ये देखिए, इसमें y है, इसमें z है। तो ये बाबू जो g है किस पे परिभाषित होगा, उसका परिसर क्या है, परांत का परिसर क्या है, z है। अर्थात g y इज इक्वल टू g। इतना तो क्लियर ना आप लोग का। चलिए हम जरा इसे इरेज करते हैं। ये ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ जो फिगर बनाया, दोनों को अलग अलग बनाया था। अब एक काम कीजिए, हम इन दो फलनों को, यानी कि f को और g को, दोनों का आप कुछ देख रहे हैं, दोनों का इसका परिसर और इसका प्रांत, इसका परिसर, इसका प्रांत, यानी कि इसका सहप्रांत, इसका प्रांत समान है, इसका सहप्रांत और इसका प्रांत समान है। तो अब ये काम कीजिए, क्या हम एक साथ इसको संयोजित कर सकते हैं, पॉसिबल है, समान है। तो ये देखिए, a और ये लीजिए b और ये लीजिए c, फलन a फलन g। ये बना है बाबू a टेंड्स टू b और ये बना है b टेंड्स टू c। अब देखिए
यहां पर पहले से मैंने x को लिखा है, अर्थात इसमें x है, इसमें y है, इसमें z है। एक बात ध्यान दीजिए, x के लिए y जो है फलन का मान है, अर्थात ये हमारा होगा fx बराबर y, ठीक है। और इस y पर z क्या है, फलन gy का मान है, अर्थात gy बराबर z। ये कब हुआ, जब a टेंस टू b हुआ। ये कब हुआ, जब b टेंस टू c हुआ। अब जरा काम करिए, क्या इस y के मान को हम परिवर्तित कर सकते हैं fx से? तो मान बदल दिए, gfx बराबर बाबू z। अर्थात देखिए ये अभी था y से z में, लेकिन जब ही हमने y का मान fx से परिवर्तित कर दिया, अब ये हो गया x से z में। अर्थात ये पूरा कहां से कहां तक चला गया, a टेंस टू c में, यानी कि ये जो फलन हो गया, therefore gfx such that a tends to c हो गया ना, a से c में परिभाषित हो गया। जरा काम कीजिए, इस x को हटाइए। देखिए जब हम इस एक बाउंडिंग, एक ब्रैकेट को हटाएंगे, इसको और से सूचित किया जाता है, ओके। और इस x को हटाएंगे ताकि x जो हमारा है वो प्रांत है और z हमारा परिसर है। x को भी डालते हैं, तो GOF such that A tends to C for all x belongs to। फाइनली यही आप लोगों का फलनों का संयोजन है, अर्थात फलन f तथा g के संयोजन को GOF से सूचित किया जाता है, जो a से c में परिभाषित है। बात समझ आ गई बढ़िया से, a से g में परिभाषित है। ओके, तो चलिए अब हम जरा इसके परिभाषा को लिख लें, एक परिभाषा दे दें, ठीक है। नहीं कुछ खास चीज और यहाँ एक चीज आ रहा है, उसको लिख लेते हैं, परिभाषा भी तो होगा ही, समझ लेते हैं। जरा ये देखिएगा, फलन f का ये क्या है बाबू, प्रांत है और ये परिसर है। फलन g का ये प्रांत है, ये परिसर है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे GOF का, तो इसका जो परिसर है, सॉरी प्रांत है, वो किसका प्रांत है, फलन A का प्रांत होगा, फलन A का प्रांत होगा, और इसका जो परिसर होगा वो फलन G का परिसर होगा। ध्यान रखिएगा, उल्टा GOF, अर्थात ये बहुत बारीकी से मैं कई बार ऐसे यूज करूंगा, GOF गलती से आप C और F मत कर दीजिएगा, C और A उल्टा नहीं, GOF इसका कहने का मतलब हुआ कि G जो है F पर परिभाषित है, अर्थात F के मान रखने पर, fx का जितने भी मान हैं उसको रखने पर हमारा G का मान अर्थात संयोजन का मान Z आएगा। तो उल्टा हमेशा होगा, हमेशा उल्टा GOF। तो इसका अगर हम प्रांत का बात करेंगे, प्रांत बराबर फलन f का प्रांत, और जब परिसर बात करेंगे फलन g का परिसर। ये माइंड में हमेशा रखिएगा, किसके लिए, ओनली फॉर GOF के लिए। तब मैं ऐसे परिभाषा दे दूं, कि किसे नाम दे दूं, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, इस पे एग्जांपल मैं कराऊंगा, ठीक है ना। तो इसको हटा देता हूं, ये ठीक है, वहां भी ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और फिर एक लाइन है दे देता हूं, नहीं यहां स्पेस है, मैं ही लिख देता हूं। देखिए परिभाषा,
यदि f such that a tends to b तथा g such that p tends to c, तो फलन f तथा g न लिखिएगा, फलन f तथा g के संयोजन को GOF द्वारा सूचित किया जाता है, जो A से C में परिभाषित एक फलन होता है। हो गया परिभाषा, बहुत सिंपल। जब a सदर a tends to b और g सदर b tends to c हो तो फलन f तथा g के संयोजन को GOF दर्शित करता है, जो a से c में परिभाषित एक फलन होता है। ठीक है ना? अर्थात GOF x is equal to GA x। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप लोग का? हाँ, इसका दूसरा रूप भी है, जैसे GOF तो निकाल लिए, परंतु कहेंगे क्वेश्चन आएगा FOG निकालने के लिए, तो बाबू आप लोग FOG कैसे निकालोगे? चलिए FOG का भी काम कर लेते हैं। ये रोट हो जाएगा, तो चलिए थोड़ा सा परिवर्तन होगा, हम FOG भी निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, इसका उल्टा निकालना है, अर्थात FOG जाने का मतलब है कि फलन f जो है वह g पर परिभाषित है। ये बात ध्यान रखना होगा आपको। आइए तो जरा इसका सेकंड वर्जन चलते हैं। तो यहां देखिए, जब हमें FOG चाहिए, यानी कि फलन का मान g पर परिभाषित होना चाहिए, तो थोड़ा उल्टा जाएंगे हम लोग। तो ध्यान देंगे FOG के लिए, जैसे देखिए मान लीजिए कि ये फलन A है, ये फलन B है, सॉरी समुच्चय B है, और ये एक समुच्चय C है। अभी हम लोग जब निकाले थे A से B, B से C, तो हम निकाले थे A से C। ओके, FG ये निकला था GOF, बट यहां उल्टा निकालना है, तो इसके लिए क्या करना होगा? G फलन बनेगा C to B एंड A फलन बनेगा B to A, तो बाबू ये क्या हो जाएगा? FOG। चलिए लेकिन देखते समझते हैं, इसको उल्टा करते हैं। फलन B tends to A and C tends to B, तो देखिए फिर यहां क्या होगा? B tends to A, और देखिए X belongs to A, Y belongs to B and Z belongs to C। रन देते हैं X Y Z। ठीक, रुकिए, तो सिंस F such that B tends to A, इसका मतलब क्या हुआ? FY is equal to X, FY is equal to X। ये फलन का मान जो है FY is equal to X होगा। ये फलन इससे इस पर परिभाषित है, या यूं कहे तो जरा हम पलट लेते हैं, नहीं तो आप लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी। ये देखिए A B, ये हम लोग का Y, ये हम लोग का X, तो बाबू FY is equal to X। क्लियर ना? ये समझ में आ रहा होगा? ओके, अब देखिए एक फलन है G such that
C टेंड्स टू B, अर्थात अगर Z है तो G Z का वैल्यू हमारा Y होगा। रुक जाइए, ये कुछ इस प्रकार से परिभाषित G है। तो बाबू ये जो वैल्यू है मेरा जो Y है, जी जेड का वैल्यू Y होगा। क्लियर ना? तब एक काम कीजिए, आप इस Y को चेंज कीजिए जेड से, तो A G जेड प्रदत्त हो गया, यानी कि जेड से एक्स तक के लिए गया। ध्यान दीजिएगा, जेड से एक्स तक के लिए। अब यदि हम इसे समुच्चय सूचित करें तो लिख सकते हैं एफ जी जेड सच दैट सी टू ए, सी टू ए, डायरेक्ट फर्स्ट टू लास्ट। चलिए अगर हम यहां इसको थोड़ा चेंज करें, एंड लास्ट एफ ओ जी such that C tends to A for all Z belongs to C। क्लियर ना? हो गया? यानी कि इसका और भी संयोजन है। यदि हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया हो तो इसका जो संयोजन होगा वो किससे किससे होगा बाबू? ये B to A, ये C to B, ये C से B गया और ये B से A गया, तो फाइनली C से A, F O G। पिछले वाला हमने क्या पढ़ाया? G O A, A to C। तो चलिए तो क्या लिख सकते हैं? परिभाषा, एक लाइन परिभाषा दे दिया जाए। यदि दो फलन G such that C to B तथा F such that B to A हो तो उनका संयोजन FOG द्वारा सूचित किया जाता है। ओके, FOG द्वारा सूचित किया जाता है जो C से A में परिभाषित एक फलन होता है। क्लियर ना? C से A में परिभाषित एक फलन होता है, अर्थात FOG such that C tends to A and FOGZ is equal to X। क्लियर? यह आप लोग का यही परिभाषा हो गया। FOG GOF दोनों हमने समझा दिया। तो चलिए अब हम लोग जरा एक्सरसाइज करते, कुछ एग्जांपल करते हैं जो एक्सरसाइज में आप लोग का हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प होगा। आप लोग FOG समझ गए, GOF समझ गए, दोनों का मतलब क्या होता है। GOF O होगा A to C एंड FOG होगा C to A। सेम अगर हम प्रांत परिसर का बात करें तो GOF में जो प्रांत होगा, यहां आप लोग साइड में लिख लीजिएगा, हम यहां लिख देते हैं, स्पेस नहीं है समझने के लिए, आप लोग नीचे लिखिएगा। FOG का जो प्रांत होगा ना, FOG का जो प्रांत होगा वो किसका प्रांत होगा बाबू? किसका प्रांत होगा? C का प्रांत है, C का प्रांत। और FOG का जो परिसर होगा A का, सॉरी G का प्रांत और F का परिसर। क्लियर ना? ये G का प्रांत और F का परिसर, उल्टा सेम। इस प्रकार से आप लोग FOG GOF निकालने में सक्षम हो गए, बात को समझ गए। तो चलिए कुछ एग्जांपल ले लें, फिर हम लोग इसके गुण धर्म की ओर बढ़ेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा, FOG GOF
किससे किस पर कहां परिभाषित है, नहीं तो दिक्कत होगा। अभी गुणधर्म को सिद्ध करने में बहुत समस्याएं होंगी। सब गुणधर्म को सिद्ध करना होगा, कुछ गुणधर्म लिखवाएंगे अभी उनको सिद्ध किया जाएगा। आइए कुछ एग्जांपल कर ले ताकि मैथ्स के लिए। मान लीजिए if such that r tends to r तथा f is equal to 3x। एक क्वेश्चन, if such that r tends to r तथा f is equal to 3x, क्यों कह सकते हैं f x is equal to 3x। नेक्स्ट टाइम g such that r tends to r और gx का वैल्यू x स्क्वायर दिया। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 1.3 में ऐसे क्वेश्चंस हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि आप हमें गॉफ निकाल के बताइए, गॉफ और फॉग दोनों का वैल्यू आप बताएंगे। चलिए वर्क करते हैं, गॉफ और फॉग निकालते हैं। देखिए जरा, अगर हम लोग गॉफ निकालने के लिए चलेंगे जी एफ एक्स है ना, जी एफ एक्स is equal to g f x for all x belongs to r। क्लियर ना? तो आइए एफ एक्स का मान वैल्यू कितना है बाबू, मान कितना है एफ एक्स का, ये देखिए यहां है, ये एफ एक्स का वैल्यू यहां है 3x हो गया। अब हम इस एफ एक्स के फलन का मान रख लिए। अब gx, ध्यान दीजिए gx का ऑलरेडी वैल्यू x स्क्वायर है, परंतु यहां हमें इस पर इसका मान निकालना, अर्थात 3x का मान हम यदि gx में रखे, यानी इस x के जगह हम 3x को बदल दें तो ये क्या होगा। देखिए पता है ना ऑलरेडी gx का वैल्यू x स्क्वायर है, तो रखेंगे तो कितना होगा 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर। ये आपका गॉफ हो गया, बहुत इजी है। और यदि आपको फॉग निकालना है तो देखिए यहां पर आपको gx का वैल्यू कितना है बाबू, देखिए ये है gx का वैल्यू है ना, gx का वैल्यू पुट करें यहां पे तो fx स्क्वायर। फाइनली fx का वैल्यू यहां x है तो 3x है, x है तो 3 से मल्टीप्लाइड है, तो x स्क्वायर होगा तो 3 से मल्टीप्लाइड, यानी कि वैल्यू को एक्सचेंज करेंगे। ये आपका फॉग हो गया। क्लियर? आशा करता हूं कि आप लोग एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे, गॉफ फॉग निकालेंगे, वैल्यू रखेंगे। अगर कहीं f को f भी निकालने के लिए आ गया, बाय द वे कहीं क्वेश्चन इसमें एक और डाल दिया जाए f को f व्हाट, तो आप क्या करेंगे, f का ही फंक्शन f में रखिए। वो देखिए अगर कहीं f को f निकालने के लिए फाइंड करने के लिए आ जाए तो f को f x is equal to 8x for all x belongs to r। तो ध्यान दीजिए इस fx का वैल्यू, इस वाले fx का वैल्यू कितना है 3x, f3x। फिर इस 3x को कहां पुट करेंगे, वापस इसी 3x को पुट करेंगे, 3 into 3x 9x। क्लियर? fo fx go gx कुछ भी निकालने के लिए है, फलन का मान उसके ऊपर परिभाषित होना चाहिए, यही मान निकालना होता है, तब लोग निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम लोग कुछ गुण धर्म की ओर आगे बढ़ते हैं। कुछ गुण धर्म का जांच करेंगे, उसको सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए चलिए गुणधर्म किया जाए, प्रमेय कर लेते हैं। गुणधर्म नंबर 1, फलनों का संयोजन क्रम विनिमय नहीं होता है।
ध्यान दीजिएगा, क्रम विनिमय नहीं होता है, इसको भी सिद्ध करना जरूरी है। वैसे ही गुणधर्म में केवल यही दिया गया है बुक में, सहचर्य होता है, नहीं होता के बारे में नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन है जिस पर यह संभव होगा, इस कारण से मैंने इसको लाया है क्रम विनिमय को। मैं नहीं लाता बट इसको लाना जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसा कंडीशन है जहां पॉसिबल है बट आपका बुक नहीं दिया है, एनसीईआरटी बुक में इस चीज को नहीं दिया गया है, तो इसको समझते हैं। देखिए, अगर हम प्रमाण लेंगे तो हमें गुणधर्म से क्या मिलता है, फलनों का। माना कि दो फलन if such that A tends to B तथा G such that B tends to C है ना बाबू। तो इनका क्रम विनिमय नहीं होता है। क्रम विनिमय मतलब जीओ एफ एफओ जी बराबर होना। इसका क्या कहने का मतलब है कि जी एफओ जी जो है वो बराबर नहीं होगा किसके, जीओ एफ का। ये आपको सिद्ध कर देना है, बस हो जाए, क्रम विनिमय नहीं है। तो देखिए, चूंकि फलन ए परिभाषित है ए टेंड्स टू बी, अर्थात ए जो है वो सबसेट है किसके, बी का, तब ना संभव है। यानी कि ए का सारा अवयव बी में मिलता है, बट ये जरूरी नहीं है कि बी का सारा अवयव ए में मिले, ये जरूरी नहीं है। हाँ, इसका सारा अवयव मिलेगा। मान लीजिए कि ए नॉट इक्वल टू बी हो, ठीक है, हम इस पे लेंगे, बराबर तो नहीं, बराबर हो जाएगा। ए सबसेट बी, ए का एलिमेंट बी में हो और ए डज नॉट इक्वल टू बी। इक्वेशन नंबर हम इसका क्या ले रहे बाबू, समीकरण ए। आगे चलो, G such that B tends to C, that implies B subset of C तथा B does not equal to C। इस बात का ध्यान रखिए, बराबर नहीं है। अब तुलना करें दोनों को, समीकरण 1 तथा 2 से हमें क्या मिल रहा है, ये A सबसेट B, B सबसेट A, therefore A सबसेट टू C तथा A नॉट इक्वल टू C। जब A B के इक्वल नहीं है, किसी के इक्वल नहीं है, तो A और C आपस में इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। therefore हमारा जो फलन A सबसेट C होगा, A सबसेट C पॉसिबल है, बट इसलिए C नॉट सबसेट ऑफ A। ध्यान दीजिएगा, A सबसेट B संभव है, A बराबर C नहीं है, इसका मतलब कि C कभी भी A का सबसेट संभव नहीं है। और जब नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, A सबसेट C अर्थात ये मिल गया A टेंड्स टू C, इसका मतलब यह हो गया GOF। परंतु C सबसेट नहीं है, इसका मतलब कि ये कभी परंतु FOG परिभाषित नहीं है। ये तो परिभाषित नहीं है इसे बिल्कुल। इसीलिए आपका जो बुक दिया गया है एनसीईआरटी बुक, उसमें इसके बारे में विशेष नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, क्योंकि परिभाषित ही नहीं होता है, केवल जीव एक परिभाषित है। परंतु एक ऐसा कंडीशन आएगा, एक ऐसा कंडीशन होगा जहां ये परिभाषित भी होगा। ये कंडीशन नंबर 1 है। अगर कंडीशन, लेकिन कंडीशन नंबर 2 एक ऐसा कंडीशन बाबू आप लोग को आएगा, यह स्पेशल सर्च किया गया, इसको आपको दिखाने के लिए लिखा हूं मैं। कंडीशन है कब, कभी कभी ऐसा होता है कि if such that A tends to B और A बराबर B हो, ध्यान दीजिएगा, if such that A tends to B, A बराबर B, सबसेट B और इक्वल B, यानी कि A सबसेट B तथा A बराबर B, ओके। और G such that B tends to C, B सबसेट ऑफ C तथा B बराबर हो C के,
इस पर बराबर हो, इस पर बराबर नहीं था पर तो इस पर बराबर हो। तो देखिए तो समीकरण 1 तथा 2 से हमें क्या मिलेगा, a सबसेट c तथा a बराबर भी होगा c का। इसका मतलब कि a टेंस टू c बराबर c टेंस टू a, कोई चेंज होने वाला नहीं क्योंकि बराबर है। अब देखिए a टेंस टू c यदि कोई फलन परिभाषित होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे GOF। अभी मैंने पीछे पढ़ाया कि c टेंस टू a हो तो उसे बोलेंगे हम लोग FOG। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यदि तीनों आपस में बराबर हो, अर्थात यदि a बराबर b बराबर c संभव हो तो संयोजन बाबू क्रम विनिमेय होता है, परंतु सभी जगहों पर यह नहीं होता है। सामान्यता नहीं होगा बट जब भी बराबर होगा तो संभव है, इस बात को दिमाग में रखना है। क्लियर ना? चलिए इसका गुणधर्म नंबर हम लोग बढ़ेंगे 2 की ओर, इसको आप लोग नोट करेंगे। गुणधर्म नंबर 2 है साहचर्य के लिए। साहचर्य होता है, देखते हैं साहचर्य के लिए हम कैसे परिभाषित करेंगे इसे। गुणधर्म नंबर 2, फलनों का संयोजन साहचर्य होता है। आइए इसको सिद्ध करें। अर्थात यदि 3 गो, अर्थात if such that a tends to, रुकिए हम इसको सिद्ध में ही काम करते हैं। आइए परमाणु लेते हैं। माना कि A, B, C तथा D, साहचर्य के लिए आपको पता है ना कि 3 चीजें होनी चाहिए, क्योंकि साहचर्य में हमें 3 का संयोजन दिखाना होगा तब जाकर साहचर्य सिद्ध कर सकते हैं। तो 3 के लिए हमें 4 चाहिए, क्योंकि A to B 1, B to C 2, C to D 3, अर्थात A, B, C तथा D 4 अरिक्त समुच्चय है। ओके, तथा अब देखिए H such that A tends to B, ध्यान दीजिएगा H such that A tends to B, H का जो मान है A to B पर परिभाषित है। इसके बाद G such that B tends to C और F such that C to D, मान लीजिए। चलिए निकालते हैं, इस पर काम करते हैं। आइए अभी देखिए, अगर हम संयोजित करें, हम 3 फलनों का संयोजन निकालें, अर्थात इसलिए अगर आप GOF निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा GOF मतलब F का प्रांत और G का परिसर। F का GOF F पर परिभाषित है, अर्थात F का FOG निकाल दिया जाए, FOG ही निकालें, FOG बेहतर होगा क्योंकि दोनों में मिल रहा है, क्योंकि यहां भी मिलेगा। तो देखिए FOG यदि निकालते हैं तो G का प्रांत F का परिसर यानी कि B to D
ध्यान रखिए, B to D में क्या मिल जाएगा, B to D। ओके, अब इसके साथ हम यहाँ 2 जोड़ दिए ना, अब हम H को लाते हैं, H such that A to B। अब एक काम करिए, जब हम इन तीनों को जोड़ दें तो ध्यान दीजिएगा, B to D, A to B, यानी कि A to B और B to D, यानी कि पहले H बाद में O G, अर्थात HO FOG। यदि हम निकालें तो किससे किससे परिभाषित होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका प्रांत और इसका परिसर। इसका प्रांत कितना है, प्रांत और परिसर, FOGOH कर दें, उसका प्रांत इसका परिसर A to B, सॉरी OH में चलेंगे, FOGOH। तो देखिए अब हमें क्या मिलता है, H का प्रांत और FOG का परिसर, अर्थात ये किस पे परिभाषित होगा, A to D। क्लियर ना, FOGOH परिभाषित हो गया A to D। ओके ना, चलिए और एक काम करें पुनः। अब यदि हम FOG ना जोड़ के GOH को जोड़ दें, क्योंकि साक्षर दिखाना है, चलिए GOH जोड़िए, इसको मैंने बोला GH, GOH जोड़िए, तो GOH, H का प्रांत G का परिसर, H का प्रांत A और G का परिसर C। क्लियर, अब इसके साथ क्या बच गया, A such that C tends to D। अब ध्यान दीजिएगा, अब इन दोनों को जोड़ दे एक साथ, संयोजित कर दे, तो ध्यान दीजिए A to C और C to D, यानी कि पहले ये होगा A to C और C to D। तो निकालते हैं किसके थ्रू, हम FOGOH। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या आएगा, GOH का प्रांत और F का परिसर। तो GOH का प्रांत क्या है बाबू, A, और इसका परिसर बाबू C। सॉरी ठीक है, देखिए मिल गया समीकरण 1 समीकरण 2। 1 2 कंपेरिजन करिए, समीकरण 1 तथा 2 से क्या मतलब, FOGOH FOGOH, अतः फलनों F G तथा H का संयोजन सहचर्य है। प्रमाणित हो गया ना, बराबर आ गया, A tends to D। अब यदि हम मान लें कि हम एक ऐसा अवयव H मान जो कि A में हो, अर्थात H x बराबर y, अर्थात B हो और y to z हो, तो इससे भी हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग सिद्ध करेंगे, अभी सिद्ध करेंगे। इसको इरेज करें, हम ऐसे इरेज करते हैं। ये एक सिद्ध करने का अलग तरीका है, हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं, अल्टरनेट से भी दिखाएंगे इसको हम, संयोजन। आइए संयोजन अल्टरनेट से भी दिखाते हैं। ये बाबू केवल समझना है, गुणधर्म है, सिद्ध हो रहा है। साधारण की जगह पे नहीं पढ़ाया जाएगा, इसको लोग ऐसे ही निकाल देते हैं लिखवा करके, लिखने से नहीं होगा, बहुत डीपली समझना होगा इसको। आइए अल्टरनेट मेथड बाबू, एक दूसरा मेथड से मानिए, आप मान लीजिए, माना x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b और z बिलोंग्स टू c। क्लियर ना?
इसलिए बाबू एच एक्स का वैल्यू कितना होगा, वाई, एच एक्स का वैल्यू वाई, और ये वाई टू बी टू सी परिभाषित है है जी। तो बाबू देखिए इसके लिए ये हुआ, इसके लिए क्या होगा, जी वाई इज इक्वल टू जेड और एफ जेड इज इक्वल टू, अगला कोई पॉइंट लेना होगा हमें, ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, मान लीजिए तथा P belongs to D, therefore एफ जेड इज इक्वल टू D, क्लियर ना, x टू y, y टू z, z टू P, क्लियर। तो चलिए निकालते हैं, एफ ओ जी ओ एच एक्स इज इक्वल टू एफ ओ जी एच एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, क्लियर ना। अब ध्यान दीजिए, हमने ओ हटाया तो ब्रैकेट दिया, एच एक्स का वैल्यू किसके बराबर है बाबू, वाई के, इसको बढ़ाइए एफ जी वाई, बिकॉज एफ एक्स का वैल्यू वाई है। और ध्यान दीजिएगा जी वाई का वैल्यू कितना है, जेड है, और एफ जेड का वैल्यू कितना है, पी है। आगे चलिए नेक्स्ट निकालिए, एफ ओ जी ओ एच एक्स, इस बार देखिए एफ जी एच एक्स, सबको मैंने ओ हटा दिया। आप ध्यान दीजिएगा एच एक्स का वैल्यू बाबू वाई है, जी वाई का वैल्यू कितना होगा, जी वाई का वैल्यू जेड है, आई एफ जेड का वैल्यू पी है। इक्वेशन नंबर समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिल गया, एफ ओ जी ओ एच एक्स इज इक्वल टू एफ ओ जी ओ एच, अब दोनों तरफ से एक्स कैंसिल कर दें, तो एफ ओ जी ओ एच, एफ ओ जी ओ एच, क्लियर। अतः फलनों का संयोजन साहचर्य है, क्लियर। चलिए एक और नियम को सिद्ध करें, तीसरा एक और गुणधर्म है इसका, मैथ में गुणधर्म का डायरेक्ट काम है, इसको सिद्ध नहीं करना है, मैं आप लोगों के लिए इसे सिद्ध कर रहा हूं, बेहतर नॉलेज के लिए अच्छे से जाने कि फलनों का संयोजन कितना डीपली जान सकते हैं आप, डीपली जानिए, बेहतर जानिए, ये नहीं कि 2 दिन में 1 दिन में कोर्स खत्म कर देंगे, ऐसा मतलब नहीं रखना है, आप लोगों को बेहतर इसके बारे में नॉलेज रखना है। तीसरा गुणधर्म इसका, वैसे बहुत ज्यादा गुणधर्म है, जितने भी इंपॉर्टेंट गुणधर्म है उसको सबको सिद्ध कराया जाएगा आप लोग। तीसरा गुणधर्म आपके लिए होगा बाबू, 2 एकाकी आच्छादक फलनों का संयोजन, एकाकी आच्छादक फलन होता है। इसको सिद्ध किया जाए, 2 फलनों, अगर आपको दे दिया गया 2 फलन एकाकी आच्छादक हों तो उनका संयोजक भी बाबू एकाकी आच्छादक होता है। चलिए इसको प्रमाण देते हैं। माना कि 2 फलन
F तथा G फलन F such that A tends to B तथा G such that B tends to C एकाकी आच्छादक फलन है। ठीक है ना। मान लिया हमने एक फलन F such that A tends to B, G such that B tends to C एकाकी आच्छादक फलन है। अब देखिए तथा x belongs to A, y belongs to B तथा z belongs to C। क्लियर ना। अब भाई एकाकी आच्छादक है, इस कारण से fx का मान y होगा और gy का वैल्यू z के बराबर। क्लियर। तो चलिए इनका संयोजन हम GOF का काम करें। GOF अब किससे परिभाषित होगा? A tends to C। GOF किससे परिभाषित होगा? A tends to C। ये तो पता ना आप लोगों को, A tends to C GOF परिभाषित होगा। तो चलिए एकाकी के लिए काम करें। GOF x1 GOF x2 for all x1 x2 belongs to A। क्लियर है बाबू। चलिए आपको तो पता है एकाकी के लिए हम लोग x1 x2 लेते हैं। हटाइए ओ, हटाइए x1, इधर से fx2। देखिए दोनों जब g सेम है कैंसिल आउट करिए, fx1 fx2 दोनों से f कैंसिल करिए, x1 is equal to x2, x1 is equal to x2। क्लियर। आ गया। gov x1 gov x2 therefore x1 is equal to x2, इसलिए gov यानी कि संयोजन एकाकी है। अब जरा एक काम कीजिए, आच्छादक के लिए काम करो। GOF x such that A tends to C, यही ना पॉसिबल है। रुक जाइए, अगर हम मान इनका सॉल्व करने का अपने वर्क करें तो कितना आता है? GFX fx का वैल्यू बाबू y और gy का वैल्यू बाबू z, यानी कि gov x का जो वैल्यू है वो z के बराबर आ गया, इससे बाहर नहीं जाएगा। यानी कि फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c के लिए a में x का अस्तित्व इस प्रकार है कि gov x is equal to z, इसलिए gov आच्छादक है। आप क्या देख रहे हैं? क्योंक't gov जो है एकाकी भी है और आच्छादक भी हो गया, यहाँ आच्छादक हुआ, यहाँ एकाकी हुआ, अतः संयोजन, अतः फलनों का संयोजन एकाकी आच्छादक होता है, एकाकी आच्छादक होता है। क्लियर ना। आप लोग देख लिए, हमने इसको सिद्ध किया एकाकी आच्छादक होना। अब यहां तक कोई दिक्कत सभी लोग को चेक कर लीजिए। एकाकी पुनः जो हम लोग वर्क करते हैं x1 x2 पर, वही काम यहां किया गया। आच्छादक के लिए हमने इसका मान z से कंपैरिजन कर दिया, जो कि z हमारा आना चाहिए, इसके लिए क्या है, आच्छादक है। तो आज क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे और गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे।